ओके, तो आज का क्लास हम शुरू करते हैं। और आज के क्लास में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ अलग और पार्ट जानेंगे। पहले वाले में हमने नाउन और प्रोनाउन में थोड़ा सा टच किया था, ठीक है। और तो अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जो भी डाउट है आप अपना डाउट लेकर के रखना, ठीक है। तो प्रोनाउन में हमने हल्का ये समझा था कि प्रोनाउन होता क्या है, ठीक है। प्रोनाउन का डेफिनेशन यही था कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच रिप्लेसेस नाउन और नाउन फ्रेज और एनीथिंग फंक्शन एज अ नाउन। यानी कि जहाँ पे हम नाउन नहीं यूज करना चाहते हैं वहां पे हम प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अमन इज फ्रॉम बिहार, अमन इज क्लास, अमन इज एन इंटेलिजेंट बॉय। इसके जगह पे बार बार अमन जो रिपीट हो रहा है या इसमें नेक्स्ट सेंटेंस में नहीं है। अमन इज फ्रॉम बिहार, ही इज इन 8th क्लास, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो प्रोनाउन का यूज कुछ ऐसे हमने देखा था लास्ट क्लास में, ठीक है। हम कंटिन्यू करते हैं। अब इसके आज टाइप्स के बारे में जानते हैं। प्रोनाउन क्या है कि जितने वर्ड हैं प्रोनाउन के उसको कैटेगराइज किया गया है अलग अलग, ये समझ लो। उसके कैटेगराइज किया गया है उसके यूज के हिसाब से, उसका यूज के हिसाब से उसको कैटेगराइज अलग अलग किया गया है। जैसे आप देखो प्रोनाउन का जो यहाँ पे 1 2 3 4 ये 4 कैटेगरी है, ठीक है। चार, एक सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव, एम्फेथेटिक प्रोनाउन। अगर बुक में देखोगे तो ये रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन अलग अलग दिखेगा। कोई बोल रहा है आप म्यूट कर लो, ठीक है। प्रोनाउन जो है ये रिलेटेड टू पर्सन है, यानी कि हम पर्सन के लिए जो इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन, वो प्रोनाउन है। यहाँ पे देख सकते हो। जैसे पर्सनल प्रोनाउन के केस में दो दो तरीके से हम यूज कर सकते हैं, एक सब्जेक्टिव केस के रूप में, एक ऑब्जेक्टिव केस के रूप में। क्योंकि अभी तक मैंने सेंटेंस बताया नहीं है, लेकिन आपको कुछ आइडिया होगा अपने पुराने एक्सपीरियंस से कि सेंटेंस कैसे बनते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दे आर ड्राइविंग, तो दे आर में अगर बात करें तो दे यहाँ पे एक प्रोनाउन यूज हुआ है, लेकिन ये जिस तरीके से यूज हुआ है एक सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इस क्योंकि सब्जेक्टिव प्रोनाउन है ये। अगर आई एम प्लेइंग फुटबॉल है तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई है। और इसी तरह अगर मैं कोई भी प्रोनाउन इसमें से यूज कर रहा हूँ वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाएगा और ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन का पार्ट है। यू सिंगुलर भी होता है, यू प्लूरल भी होता है। अब आप एक कह रहे होंगे कि ये पर्सन क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या है। अगर मैं उन सारे प्रोनाउन को डिवाइड करूं कि जो पर्सन के लिए यूज होता है, पर्सन का मतलब कि कोई व्यक्ति के लिए, राइट। तो उसमें मैं 3 तरीके से पर्सन डिवाइड कर सकता हूँ। एक हो सकता है कि जो व्यक्ति बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन है, जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन है, और जिसके बारे में बात किया जा रहा है वो थर्ड पर्सन है। अगर आप फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन देखोगे आई और वी, तो इसमें वो व्यक्ति है जो बोल रहा है ये बात। अगर हम लोग में बोलता हूं तो हम लोग में मान लो आप सभी भी हो, ठीक है। तो हम लोग में तो मैं भी तो हूं जिसकी बात हो रही है। हम लोग किसकी बात हो रही है, जिसमें मैं हूं। तो या हम लोग अपनी बात कर रहे हैं तो आई हो गया फर्स्ट पर्सन, यानी जो बात कह रहा है, ठीक है, स्पीकर। और सेकंड पर्सन होता है जो लिसनर है, जिससे हम बात कर रहे हो। अगर मैं अभी बात जो कर रहा हूँ मैं आपसे कर रहा हूँ, तो आप में एक भी व्यक्ति होता है, आप में बहुत सारे व्यक्ति भी हो सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं। तो यू आर द लिसनर, हेंस इट इज कॉल्ड सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन होता है, जिसके बारे में बात किया जाए। इन प्रोनाउन का देखो आप यूज कहाँ करोगे, यानी ही आप तब यूज करोगे जैसे आप उसके बारे में कोई चर्चा कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि वह आज क्लास अटेंड नहीं किया, तो हमारे बातचीत का हिस्सा तो वो नहीं है ना, मतलब हम ना ही मैं बोल रहा है ना ही वो सुन रहा है, लेकिन उसकी बातचीत में लेके आ रहे हैं, तो थर्ड पर्सन है, ठीक है। उसी तरह शी हो गया फीमेल के लिए, ही मतलब वह होता है, शी मतलब वह होता है। और ही यूज किया जाता है मेल के लिए और शी होता है फीमेल के लिए। इट का मतलब होता है यह मतलब वो भी सुनने वाला नहीं है, थिंग के साथ में लगाया जाता है ज्यादातर। और दे भी उसी तरीके से, दे मतलब वे लोग। अब नहीं वे लोग यानी कि फॉर एग्जांपल आप बात कर रहे हैं कि 2 4 लोग थे वो आज खेलने के लिए नहीं आए थे, लेकिन आप 2 4 लोगों को सीधे बोल रहे हैं कि वो लोग खेलने नहीं आए थे। तो आप जिसको ये बता रहे हैं वो तो सुन रहा है, लेकिन चर्चा हो रही है किसी और की। तो दे मतलब होता है वे लोग, इसीलिए हम इसको बोलते हैं थर्ड पर्सन। तो पर्सन क्लियर है एक तरह से, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन।
यस यस क्यों कहता है, ठीक है। और पर्सनल प्रोनाउन ये रिलेटेड टू पर्सन यूज होता है। सब्जेक्टिव केस क्या क्या हो सकता है इसका, देख लो, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव का मतलब है कोई ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाए, ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाए। अब ऑब्जेक्ट के रूप का मतलब क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोई वस्तु की बात नहीं है। ऑब्जेक्ट वो चीज होता है, इसको आपको समझना पड़ेगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में क्या होता है। थोड़ा सा मैं समझाता हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट ये बताता है कि जो सेंटेंस बना है वो किसके बारे में है या किसके लिए है, ठीक है। सिंपली सब्जेक्ट यूजुअली कंटेन्स अ नाउन और प्रोनाउन। सब्जेक्ट में क्या आता है, नाउन और प्रोनाउन आता है, और ये बताता है वो सब्जेक्ट किसके बारे में है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ कि ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, तो यहाँ पे ही क्या है, एक सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके बारे में बात हो रही है, वह के बारे में बात हो रही है। तो आप ऐसे वर्ब वर्ब जो है ऐसे लगा करके आप पूछ सकते हो, हु प्लेस, तो ही, यानी किसके बारे में बात हो रही है, ही के बारे में, ही सब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पे पूछ सकते हो कि क्या खेल रहा है वो, तो जो खेल रहा है ना वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे ही प्लेज क्रिकेट, यानी सब ऑब्जेक्ट वो चीज होता है जिसपे सब्जेक्ट काम कर रहा होता है। ही सब्जेक्ट है और उसका ऑब्जेक्ट है क्रिकेट जिसपे वो खेल रहा है। तो ऑब्जेक्ट ऐसे होता है। जैसे पीयूष टीचेज अस इंग्लिश, तो हु टीचेज, पीयूष, तो पीयूष यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। व्हाट टीचेज, इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया इंग्लिश। तो यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट है जो है कि हुम टीचेज, किसको पढ़ाता है, तो अस को। तो यहाँ अस जो है एक ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का डिफरेंस पता है ना, पता चल गया ना। कि सब्जेक्ट वो है जो काम करता है और ऑब्जेक्ट है जिसपे काम करता है सब्जेक्ट। भैया भैया थोड़ी फिर से। अच्छा, तो अभी हम बात कर रहे हैं प्रोनाउन की, जिसमें सब्जेक्टिव केस में होता है जिसके बारे में सेंटेंस है या जिसके लिए सेंटेंस वो बना है। जैसे आई एम टीचिंग यू, तो ये सेंटेंस मेरे बारे में बात हो रही है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आई सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे किसको पढ़ा रहा हूँ, तो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो तुम यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गए मेरे, ठीक है, जिसपे मेरा काम हो रहा है पढ़ाने का। ऑब्जेक्ट के, यानी कि जिस पे कोई काम किया जाएगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हाँ, सब जिसपे सब्जेक्ट काम करता है वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। यस इतना भैया। सिंपल में समझ सकते हो। तो ये जो प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस वाले जो प्रोनाउन है, मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, इसका हिंदी होगा मी का मुझे, अस का मतलब हम लोग, यू का तुम या यू का तुम लोग, हिम का उसे, हर का उसको, इट का यह, देम का उन लोगों को। तो ये कभी भी यूज होगा एक ऑब्जेक्ट के रूप में, ना कि सब्जेक्ट के रूप में। कभी भी आप सेंटेंस इससे स्टार्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप इससे नहीं कर सकते हो। जैसे क्या बोलते हैं कि, हाँ, मतलब अभी आगे आया बताऊंगा वो, ये माई सेल्फ जो बोलते हैं ना, माई सेल्फ पीयूष या माई सेल्फ विकास, माई सेल्फ, ये गलत क्यों है, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के रूप में नहीं यूज किया जा सकता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के रूप में लगेगा। सेंटेंस कैसे बन सकता है, आई विल शो यू अ नाइस पेंटिंग, एक्ट एज ए ऑब्जेक्ट। ये मतलब मैं तुम्हें पेंटिंग दिखाऊंगा, मैं सब्जेक्ट हूँ, मेरा एक्शन है दिखाने का, लेकिन होगा कहाँ पे, आप पे, आपको दिखाऊंगा मैं। तो ये ऑब्जेक्टिव केस होता है प्रोनाउन का। क्लियर है, क्लियर है। हेलो, अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ के आए पहले से या बस नया ही है आज टॉपिक। सर पढ़ के तो आए हैं बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है अभी। अच्छा, कैसे, बताइए, मैं सर जैसे ये फर्स्ट पर्सन में आई के साथ नीचे वी लिखा हुआ है, तो वी में सर हम फर्स्ट पर्सन कैसे हो सकते हैं? मतलब हम वी की तो बात कर रहे हैं, बहुत सारे बंदे हो गए फिर हम। राइट, राइट। फर्स्ट पर्सन हमेशा ये कहता है, फर्स्ट पर्सन स्पीकर, सेकंड पर्सन लिसनर, थर्ड अच्छा, पर्सन जिसकी हम बात कर रहे हैं। जिसके बारे में बात करें। तो फर्स्ट पर्सन में अगर बोल रहे हो हम लोग, अगर किसी चीज को प्रेजेंट कर रहे हो, जैसे जी। हम लोग नहीं आएंगे, तो हम लोग में मतलब आप ही तो बोल रहे हो ना, मतलब हम लोग वो एक ग्रुप हो गया जो स्पीकर वाला साइड है, जी सर। ठीक है। इसीलिए इसको फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। ठीक है। एज पर डेफिनेशन फर्स्ट पर्सन इज स्पीकर, सेकंड पर्सन इज लिसनर, एंड थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात किया बात हो रही है। जाए। स्पीकर जैसे बोल रहे हो ना, हम लोग नहीं आएंगे, हम लोग में तो आप ही बोल रहे हो ना, बोल एक रहे हो लेकिन आप प्रेजेंट कर रहे हो पूरे ग्रुप को, ग्रुप को। स्पीकर वाले साइड से, लिसनर वाले साइड नहीं हुआ, है ना। ठीक है सर।
तो ये ऑब्जेक्टिव केस इसका बता दिया। अब बात करते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन का। पॉजेसिव प्रोनाउन होता क्या है? देखो, पॉजेसिव का मतलब है कि अधिकार। अगर आप मेट्रो सिटी में है तो ज्यादातर लोग कहते हैं कि क्या आपने प्लॉट का अधिकार ले लिया या पोजीशन ले लिया। तो पोजीशन का मतलब है ना, पॉजेसिव का मतलब है किसी चीज पे आप अधिकार जता रहे हो, ऐसा प्रोनाउन जो आपको अधिकार जताने में हेल्प करे या बताए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, दिस कार इज माइन नॉट योर्स, मतलब यह मेरा कार है। तो ये यूज हुआ है किस चीज के लिए? बताने के लिए अधिकार, तो ऑनरशिप शो करने के लिए। दिस कार इज माइन, यह मेरा कार है। बार बार क्यों चला जा रहा है? हाँ, इसी तरह ये सारे प्रोनाउन का, जैसे मान के चलो कि आप कोई बर्थडे पे गिफ्ट लेके आते हो किसी अपने फ्रेंड के लिए, लड़की के लिए, ठीक है, तो अब वो गिफ्ट कोई कहता है कि ये किसका है, तो आप अधिकार से बताते हो इट इज हर्स। ठीक है, इट इज हर्स गिफ्ट, ये उसकी गिफ्ट है, इट इज हर्स ड्रेस। नो नो नो, सॉरी सॉरी, एक मिनट, इस तरह से नहीं होगा। इसको हम बोलेंगे इट इज हर्स, मतलब ये उसकी है, इट इज हर्स। वो नहीं लगाएंगे। फिर ड्रेस बोलेंगे तो ये हो जाता है पॉजिटिव एडजेक्टिव का पार्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसे बोलेंगे, मैं नोट करके लिख के बता देता हूँ। जैसे पोजीशन बताना है तो जैसे मान के चलो दिस मोबाइल इज योर्स, ये मोबाइल तुम्हारा है ना। दिस दिस ड्रेस इज योर्स, तुम्हारा है, ये ड्रेस तुम्हारा है। या यहाँ पे जो एग्जाम्पल था, दिस कार इज माइन नॉट योर्स, तो इसमें माइन यूज हुआ है जब आपको बोलना है कि मेरा। योर्स कब यूज करो? तुम्हारा। ठीक है, ये प्लूरल नहीं होता, ये एक पोजीशन बताने का एक तरीका है। यू, हर्स, ठीक है, हीज, इट इज, ठीक है। ये सिंगल यूज होता है, ये किसी नाउन के साथ नहीं आएगा, ऐसे यूज करना है। एक होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव। आवर्स, आवर्स मीन्स क्या होता है? आवर्स आवर्स मींस हमारा। हमारा। यस, दिस होम मतलब इज सर आवर्स, दिस होम ये इज आवर्स, ये हमारा घर है। मतलब सर ये पोसेसिव प्रोनाउन तभी यूज करने हैं जब हम किसी चीज पे अपना अधिकार जमा रहे हो। अधिकार जमा रहे हैं जब हमें बताना है कि ये मेरा है, ये मेरा तुम्हारा है है, या तुम्हारा है। ठीक है सर। ये उसका है, ये उसकी है। ठीक है, जब अधिकार जताने के लिए, मतलब पॉजिटिव प्रोनाउन मतलब नाम से ही थोड़ा क्लियर हो जाता है कि हम कब कहाँ पे यूज करेंगे, जहाँ पे अधिकार बताने वाली बात है। बाकी सारे सब्जेक्टिव केस में जब हम स्टार्ट कर रहे हो, सब्जेक्ट में आ रहे हो, तो ये सारे वर्ड्स आएंगे, और ऑब्जेक्टिव में मतलब जिस चीज के ऊपर बात हो रही हो तो उसके बारे में ये सारे हाँ, वर्ड्स आएंगे। सब्जेक्ट वो है एस यू। जिसका सेंटेंस है। सब्जेक्ट मतलब जिस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। ऑब्जेक्ट मतलब जो व्यक्ति जिस पे काम कर रहा है। ठीक काम है, कर रहे ऑब्जेक्ट के रूप में अगर इसका यूज कर सकते हैं तो वहां पे करेंगे। पॉजेसिव प्रोनाउन वहां पे यूज होगा जहाँ पे आपको अधिकार दिखानी है कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये उसका है। ठीक है, हैं। ठीक है सर। अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव और एम्फेथेटिक प्रोनाउन का। रिफ्लेक्सिव और एम्फेथेटिक का प्रोनाउन का वो, इसका मतलब ये है, जब आपका सेंस ये है कि मैं यह काम खुद से ही करूंगा या मैं यह चीज खुद से करूंगा। जब भी सब्जेक्ट अपने आप से ही कोई चीज रेफर करता हो कि मैं यह काम खुद से करूंगा, या कुछ ऐसा सेंस आए कि खुद से वाले मीनिंग आए हिंदी में, वहां पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। जैसे आई सॉ माई सेल्फ, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जो कि ये रिफ्लेक्ट कर रहा है सब्जेक्ट पे ही, सब्जेक्ट खुद से ही कोई काम कर रहा है। आई माई सेल्फ सॉ यू या आई सॉ माई सेल्फ, दो तरीके से आप बोल सकते हो। आई माई सेल्फ सॉ यू का मतलब हो गया आप जोड़ देके बोल रहे हो कि मैंने ही आपको देखा, मैंने ही आपको देखा, मैंने खुद से आपको देखा। या आई सॉ माई सेल्फ, मैंने आपको देखा अपने आप से। इसके कुछ और एग्जाम्पल है, रुको मैं बताता हूँ। सर आई सॉ माई सेल्फ का मतलब ये नहीं होगा कि मैंने खुद को देखा? नहीं, आई सॉ माई सेल्फ, जी सर।
हाँ तो यस यस यस, यहाँ पे इसका मतलब है कि मैंने खुद को देखा, ठीक है। आई माइट सॉ यू, मतलब जो एक्शन हो रहा है वो सब्जेक्ट के पे ही हो रहा है, लेकिन इसमें जो सेंस है, दोनों में डिफरेंस क्या है? आई सॉ माई सेल्फ, मैंने खुद को देखा, मैंने एक्शन रिफ्लेक्टेड ऑन सब्जेक्ट, और दूसरा है आई माई सेल्फ सॉ यू, मतलब इसमें है कि इट इज यूज्ड टू एम्फसाइज दैट एक्शन वाज डन बाय द सब्जेक्ट, किसी और पे हुआ है एक्शन ये, ठीक है, लेकिन वो सब्जेक्ट द्वारा ही किया गया है, वो जोड़ देकर बताने के लिए है। जी सर। ठीक है, तो ये जो होता है ना, ज्यादातर आता है कि खुद को, हिंदी में जो सेंस आता है ना खुद को, माई सेल्फ, जी वैसे सर, वहां पे यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव और इन्फिनेटिव प्रोनाउन जी का। ओके सर, ओके। माई सेल्फ खुद से, आवर सेल्फ हम अपने आप से, योर सेल्फ तुम खुद से, योर सेल्फ प्लुरल हो जाता है इसका, ठीक है, सिंगुलर का प्लुरल जो हो जाएगा, जैसे योर सेल्फ बोलते हैं सिंगुलर के लिए, योर सेल्फ बोलते हैं प्लुरल के लिए, हिम सेल्फ ओके और हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ। पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है इट का। सर हर्ष मतलब क्या होता है? है हर्ष हर सेल्फ का होता है उसने खुद से, जैसे फीमेल के लिए हो गया ना, हर जो यूज होता है, हिम होता है मेल के लिए और हर होता है फीमेल के लिए, ठीक है, कोई डाउट? नो सर। एक टाइप बता रहा हूँ प्रोनाउन का, कि प्रोनाउन का अलग अलग कैसे यूज किया जा सकता है, सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, पोजीशन के रूप में, रिफ्लेक्सिव के रूप में। आपको ये बस आपको याद होना चाहिए। इट का कोई भी पोसेसिव प्रोनाउन नहीं है ना सर? नहीं, इट का कोई पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं है। ओके सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कुछ टाइप्स हैं इसके प्रोनाउन के, जैसे इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? इंडेफिनिट, डेफिनिट का मतलब क्या है? कोई चीज फिक्स है, ठीक है, या तो उसको नाम लेकर के फिक्स बता रहे हो, या आप जनरली बता रहे हो इंडेफिनिट तरीके से, कि जैसे ऑल, बोथ, फ्यू, एवरीवन, मेनी, नॉन, ऐसे बहुत सारे हैं जिसके लिस्ट मैंने इसमें बना रखे हैं। जैसे आप बोलते हो ना, एवरीवन, एवरीबॉडी, एनीथिंग, नोबडी, ये सारे जो वर्ड है ना, वो इंडेफिनिट प्रोनाउन के पार्ट है। इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? रेफर टू अ पर्सन और थिंग विदाउट बीइंग स्पेसिफिक, मतलब बिना किसी का स्पेसिफिक हुए, बिना किसी का नाम लिए हुए, आप जनरल सेंस में बता रहे हो, और उसके लिए जो प्रोनाउन यूज करोगे वो करोगे इंडेफिनिट प्रोनाउन का। फॉर एग्जाम्पल, यू ऑल आर इनवाइटेड इन टूडेज पार्टी। यू ऑल आर मतलब आप किसी का बिना नाम लिए हुए सबको आप रेफर कर रहे हो, तो यहाँ पे प्रोनाउन कौन सा यूज हुआ है? यू ऑल प्रोनाउन यूज है। जैसे दूसरा है, आई नीड टू ईट समथिंग। अब किसी चीज का नाम नहीं ले रहे हो, लेकिन आप सीधे ऐसे बोल रहे हो कि मुझे कुछ खाने की जरूरत है, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इसका ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन क्या होती है सेंटेंस बनाने में, कि जैसे एवरीवन है ना, इसमें सिंगुलर और प्लुरल को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे एवरीबॉडी को समझते हैं कि बहुत सारे, एवरीबॉडी का मतलब है सब लोग, तो यानी ये प्लुरल होना चाहिए, नहीं, ये सिंगुलर होता है। ये कैटेगरी मैंने इसलिए बनाया है, जब अभी आप सेंटेंस बनाओगे तो वहां पे कंफ्यूजन होता है सिंगुलर और प्लुरल को लेकर के। ग्रामर में जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें एक रूल हमेशा फॉलो करता है साथ में, वो होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी अगर सब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, प्लुरल सब्जेक्ट है तो प्लुरल वर्ब लगेगा। ये थोड़ा टॉपिक आगे का है, लेकिन मैं फिर भी एक एग्जांपल से आपको समझा सकता हूँ। जैसे अमन है, तो अमन के साथ में इज क्यों लगाया, आर क्यों नहीं लगाया? क्योंकि अमन सिंगुलर है। सिंगुलर है इसीलिए। हाँ, और सिंगुलर के साथ में इज लगता है, और प्लुरल के साथ में यस। आर लगता है, ठीक है। आज तो ये चीज वो उसी के लिए मैंने कैटेगराइज किया हुआ है, कि बाद में कंफ्यूजन हो जाती है कि एनीबॉडी है, जैसे एवरीबॉडी, तो एवरीबॉडी आर नहीं लगाना, एवरीबॉडी इज लगेगा। सिंगुलर है। सिंगुलर है। सर जैसे जो आर लगता है वो प्लूरल के साथ लगता है, तो जैसे मैं आपको बोलता हूँ तो मैं बोलूंगा यू आर, पर आप तो एक सिंगल बंदे हुए ना। हाँ हाँ हाँ, ये एक एक्सेप्शन है, जहाँ पे हम यूज करते हैं यू को सिंगुलर में, बट उसके साथ जो वर्ब यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, आर यूज होता है। exception है इसमें। है तो सिंगुलर ही ना, आप मतलब मान को चलो एक ही व्यक्ति को तो आप बोल रहे हो, जी तो जी जी। सिंगुलर और प्लुरल के सेंस में देखो तो एक ही है, सिंगुलर है, बट यहाँ पे एक्सेप्शन यूज होता है। एक्सेप्शन का मतलब कि कुछ अपवाद है रूल के, ओके सर, ओके। ठीक है।
तो जी वो सर। हम रूल समझ रहे हैं। अभी हम समझ रहे हैं प्रोनाउन के टाइप्स वगैरह, ठीक है, कितने तरीके के प्रोनाउन है। तो ये ठीक है। इंडेफिनिट प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जिसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, एक जनरल सेंस में मैं बताना हूँ। फिर नेक्स्ट प्रोनाउन जो होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जब किसी चीज को आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एक्चुअली नाम से ही क्लियर है। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है प्रदर्शन करना, दिखाना, शो भैया करना। इंडेफिनिट, भैया इंडेफिनिट मेरे को समझ में नहीं आया। इंडेफिनिट इंडेफिनिट प्रोनाउन वो है जिस मतलब यस इसका भी कुछ लिस्ट है। देखो यही सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन, इसके अलावा कोई और प्रोनाउन नहीं होता है। प्रोनाउन सारे जो होते हैं मैंने लिख दिया है। तो इस प्रोनाउन, हाँ म्यूट कर लो जो नहीं बोल रहा है। देखो देखो ये एक चीज मैं बता रहा हूँ कि प्रोनाउन जो है ना, वो सिंगुलर होगा प्लूरल है, वो सारे फिक्स हैं, ठीक है। उसमें आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर नाउन में आपको प्लूरल बनाना है, फॉर एग्जांपल मान के चलो बुक है, तो आपको एस लगाना पड़ेगा। इसी तरह आप जो जो नाउन आप पढ़ोगे उसके चेंज करते जाओगे और प्लूरल बनता जाएगा। इसमें क्या है, सिंगुलर प्लूरल सारे फिक्स है, बस आपको याद रखना पड़ेगा ताकि प्रोनाउन का जहां जहां आप यूज करो वहां वहां करेक्ट रूल अप्लाई कर सको। और जो प्रोनाउन सारे यही पे हैं जो मैंने लिखे हुए, इतना ही सारे प्रोनाउन है, ये जो बताया मैंने ये है। और इंडेफिनिट प्रोनाउन में कुछ ऐसे प्रोनाउन है जहां पे कोई चीज स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक का मतलब क्या है, जैसे मान के चलो कोई चीज मैं बोल रहा हूँ कि या तो मैं नाम लेके बोल रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल विशाल हो गया, विकास हो गया, सूरज हो गए, ठीक है, भव्या हो गए। भव्या आर इनवाइटेड इन माई पार्टी, या मैं बोल रहा हूँ ऑल आर इनवाइटेड इन माई पार्टी। तो ऑल तो मैं किसी का नाम लेके नहीं बोला ना, इंडेफिनिटली मैंने सबको बोल दिया, ठीक है। या मैं बोलता हूँ समवन इज इनवाइटेड इन माई पार्टी। अब समवन कौन है, डेफिनिट नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है। तो इंडेफिनिट में वो सारे प्रोनाउन आते हैं जो डेफिनिट नहीं है, जो स्पेसिफिक नहीं है, जनरल सेंस में हम यूज करते हैं। ये भी एक कैटेगरी है प्रोनाउन का। ओके, समझ में आ गया काश? जी सर। डेमोन्स्ट्रेट इसलिए किया जाता है जब किसी चीज को आपको पॉइंट करना हो, दिखाना हो। ये इनके टाइप्स होते हैं, दिस दैट दीज दोस। आपको याद होगा जब भी हम इस प्रोनाउन का यूज करते हैं किसी चीज को दिखाने के लिए, जैसे मैं बोलता हूँ दिस इज लैपटॉप, दैट इज बुक, ठीक है। दीज आर बुक्स, दोज आर पेंटिंग्स। तो इसको डेमोन्स्ट्रेट करने, हमेशा किसी को दिखाने के लिए, आपके घर में कोई मेहमान आए हैं तो आप कैसे दिखाओगे, बोलोगे कि दिस इज माई बेडरूम, चाहे बोल सकते हो कि दिस इज माई डेस्क वेयर आई वर्क, ठीक है, यहाँ मैं काम करता हूँ। या आप किसी शोरूम में जाते हो तो कोई जो शॉपकीपर होता है कैसे दिखाता है, करेंगे सर दीज आर द न्यू टाइल्स विच यू कैन लुक एट, ठीक है, दोज आर ओल्ड्स, ठीक है, दिस इज अ एक्सपेंसिव वन, दैट इज नॉट एक्सपेंसिव वन, ऐसे ही तो बताता है, राइट। जी सर। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो आप यूज कर सकते हो किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए, दिखाने के लिए। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, क्वेश्चन सॉरी पूछने। सर, ये जो बोले हैं कि घर में कोई मेहमान आया है तो जैसे अपने फैमिली वाले को मिलाना रहता है, उसमें क्या बोलना पड़ेगा? तो उसमें भी कुछ बोलना पड़ेगा ना। जैसे हिंदी में क्या बोलोगे आप? जैसे ये मेरी माता है, मतलब मेरा फ्रेंड है, तो उनको बोलूंगा ये मेरा माता जी हैं, उनको क्या बोलना पड़ेगा? तो मैं सी इज माई मॉम, मतलब वह मेरी, सी मत बोलूंगा ना, वह बोलूंगा, यहाँ पे वह का सेंस आ रहा है। यस। ये ज्यादातर ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है, समझ रहे हो, जैसे वस्तु के लिए। यस। यही बोलोगे ना, वह मेरी माता जी है, तुम क्या बोलोगे, शी यस। इज माई मॉम। सी मतलब होता है वह, ही मतलब होता है यस। मेल के लिए वह, यस। यस। ठीक है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है क्वेश्चंस पूछने के लिए, ठीक है, जिसमें इंट्रोगेटिव में आते हैं ये 5 प्रोनाउन, व्हाट, व्हिच, हु, हुज एंड whom। देखोगे कैसे होगा, हु वन यस्टरडे, मान के चलो कल मैच हुआ था, आपको पूछना है किसी से, तो बोलोगे हु वन यस्टरडे, हु वन द मैच यस्टरडे। या व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन। ये क्वेश्चंस पूछने के लिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। ओके, जी सर। सर ये बीच में जो जैसे कि हु विन यस्टरडे, हु वॉन यस्टरडे, ये वर्ब की फॉर्म होगी ना, ये बाद में पढ़ेंगे ना। कौन से वाले? जैसे आपने बताया हु वॉन यस्टरडे, तो सर वॉन तो वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म हो गई, यस तो ये यस, हम बाद में पढ़ेंगे ना। ये हाँ आज ही पढ़ने वाले हैं, वर्ब में हम टच करेंगे अच्छा। आज, ठीक है।
वर्ब Okay, अभी okay. प्रोनाउन का मैं टाइप्स बता रहा हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो, मतलब आगे जाके जी, जी, ग्रामर जी। के हम डिफरेंट प्लेस पे इसका यूज करेंगे ना तो आपको कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि जी सर, ओके सर। एक चीज अगर मैं बता दूं, देखिए हमेशा सब्जेक्ट होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है। तो आप कहोगे कि ये व्हाट आया है तो कैसे ये सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है क्या, तो आप बोल सकते हो ना हाँ सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है, जी जी सर। ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, ये रिलेटिव एक जो होता है एडजेक्टिव क्लॉज में यूज किया जाता है। एडजेक्टिव क्लॉज में कैसे होता है, कभी भी कोई चीज आप बता रहे हो उसमें कोई चीज इंफॉर्मेशन देनी है या किसी चीज को डिस्क्राइब करनी है। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस कैसे बनेगा, ऐसे सेंटेंस बनता है, द मैन हु स्टोल योर बाइक हैज बीन कॉट। जो व्यक्ति तुम्हारा बाइक चुराया था वो पकड़ा गया है। अब ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए एक एडजेक्टिव क्लॉज होता है या रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है एडजेक्टिव क्लॉज बनाने के लिए, ऐसे सेंटेंस बनते हैं। हु, अब ये कहीं ना कहीं ना इसको रेफर कर रहा है, द मैन हु स्टोल योर बाइक। द मैन हु यानी कि जो व्यक्ति तुम्हारा बाइक चुराया था हैज बीन कॉट। हिज बाइक विच इज 2 days ओल्ड, हिज बाइक उसका बाइक जो 2 दिन पुराना है, ठीक है, ब्रोक डाउन अगेन, टूट गया वो। तो एक इंट्रोडक्शन देने के लिए, यानी जो आप सब्जेक्ट बात कर रहे हो, जिसके बारे में बात कर रहे हो उसके बारे में कुछ अतिरिक्त इंफॉर्मेशन, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, कुछ डिस्क्राइब करने के लिए जो क्लॉज यूज कर रहा हो उसमें लगता है ये सारे प्रोनाउन, हु, हुज, whom, which एंड दैट। ठीक है, ये इसका एक सेपरेट हमारा लेसन होगा, उसमें हम सीखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कैसे करते हैं। लेकिन सेंटेंस ऐसे सर ये एडजेक्टिव क्लॉज यही हुआ कि मतलब उस बंदे के बारे में, उस स्पेसिफिक पर्सन के बारे में कुछ डिटेल बताना चाह रहा हूँ मैं, डिटेल बताना व्यक्ति या चीज के बारे में, करेक्ट। चीज के बारे में, थिंग के बारे में। जी सर, ओके। 1 मिनट मेरा चार्ज। कुछ लोगों को थोड़ा सा अजीब वो लग रहा होगा, कहने का मतलब थोड़ा अब नॉर्मल लग रहा होगा क्योंकि हम डिटेल में थोड़ी पढ़ रहे हैं, ठीक है। और डिटेल में पढ़ने का कारण है कि आपको इंग्लिश ग्रामर में क्लियरिटी चाहिए तो थोड़ा सा डिटेल अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है। भैया मेरे को थोड़ी थोड़ी समझ में नहीं आ रही है। थोड़ी थोड़ी कौन क्या देखो सुनो, मैं टीचिंग जो कर रहा हूँ अभी बता रहा हूँ, मैं 100% उम्मीद भी नहीं कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए। 10% इससे फायदा होता है, 30% होता है आप खुद नहीं, इसका कैसे है कि 10% आप मेरे से सीखते हो, 30% आप ऑब्जर्वेशन से सीखते हो और 70% आप सेल्फ स्टडी से सीखते हो। ऐसे 100% आपकी लर्निंग होती है। कोई भी चीज ना कोई बता देगा और 100% नहीं समझ में आएगा जब तक आप खुद उसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट ना करोगे, टाइम स्पेंड ना करोगे या उसको जानने की कोशिश ना करो। ठीक है, गोली पहना है। विक्की समझ में आ रहा है कुछ कुछ? विकास आ रहा है। आ रहा है, यस ठीक है। भैया। आप घबराओ मत, ये यही सारा खत्म नहीं है। अब देखो यही तो बात है ना, यही टफ लगने लगेगा आप छोड़ दोगे, नहीं छोड़ना नहीं है, अभी कंटिन्यू करो ना, थोड़े थोड़े टाइम तो दो, अभी छोड़ना नहीं है बिल्कुल। अभी टाइप बता रहा हूँ, प्रोनाउन के टाइप्स बता रहा हूँ, बस इतना ही समझो। अभी लास्ट प्रोनाउन है रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। रेसिप्रोकल क्या होता है? भैया आदान प्रदान वाला। हाँ जी, कौन कोई बोल रहे क्या? रिलेटिव प्रोनाउन समझ नहीं है ना। रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है, ये एक जो रिलेटिव प्रोनाउन के ये सारे वर्ड हैं और इसका यूज होता है ऐसी सेंटेंस बनाने के लिए जब भी हमें बोलना होगा कि जो बाइक तुमने 2 दिन पहले खरीदी थी वो चोरी हो गई। द बाइक विच यू बॉट 2 days बैक हैज बीन स्टोलन। तो ये ऐसे सेंटेंसेस आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा कि कैसे बना है। ये हमारे सेंटेंसेस आएंगे जब आप हम सेंटेंसेस पढ़ करके कुछ नॉलेज हो जाएगा सेंटेंस का, तब आपको समझ में आएंगे। बट ये रिलेटिव प्रोनाउन किस लिए यूज होता है? एडजेक्टिव क्लॉज बनाने के लिए। और एडजेक्टिव क्लॉज किस लिए यूज होता है? किसी चीज इंट्रोडक्शन देने के लिए। अब मान के चलो यहाँ पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। हैज बीन कॉट, मैं बोलता हूँ द मैन, द मैन हु स्टोल योर बाइक हैज बीन कॉट। ठीक है, ये सेंटेंस है, लेकिन आप एक इसको तोड़ते हैं। यहाँ बात थी द मैन हैज बीन कॉट। कॉट का मतलब होता है पकड़ा जाना, चोरी किया था पकड़ा गया। ठीक है, द मैन हैज बीन कॉट।
मतलब बंदा पकड़ा गया। लेकिन ये तो नहीं पता चल रहा ना किसी को कि कौन सा बंदा, लेकिन अब मेरे को इसके बारे में बताना है द मैन। या तो मैं एक नया सेंटेंस बनाऊं, मैं लिखूं कि द मैन स्टोलन, नहीं, who stolen स्टील का सेकंड फॉर्म क्या होता है? स्टोलन क्या होता है सेकंड फॉर्म, कोई बताएगा? स्टील वर्ब फॉर्म्स। वर्ब का फॉर्म आपको पता है? नेट नहीं चला गया क्या मेरा? हेलो, कोई सुन भी नहीं रहा है? हेलो हेलो हेलो, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? हाँ जी सर, डिस्कनेक्ट हो गया, आवाज बंद हो गई थी अब। अच्छा, ठीक है, मैं फिर से स्क्रीन दिख रहा है क्या मेरा? हाँ जी दिख रहा है सर। दिख रहा है क्या? स्टोर तो आप ये स्क्रीन पे देखो, मतलब उस सेंटेंस की बात कर रहे हैं। म्यूट कर लो, जो लोग नहीं बोल रहे म्यूट कर लो, ठीक है? अगर तो द मैन हु स्टोलन योर बाइक, यहाँ पे होगा स्टोल होगा क्योंकि सेकंड फॉर्म आएगा, ठीक है? तो इस सेंटेंस को अगर मुझे ऐसे बनाना हो तो मैं बोलूंगा द मैन हैज बीन कॉट। मेन बात ये बताना था कि मैन वो पकड़ा गया, लेकिन इसके बारे में एक और जानकारी देनी थी कि वो व्यक्ति जिसने बाइक चुराई थी। तो या तो मुझे सेकंड सेंटेंस बनाना पड़ेगा, द मैन स्टोल योर बाइक, तुम्हारा बाइक चुराया था। तो इसके जगह पे हम क्या करते हैं कि इस तरह का सेंटेंस बनाते हैं, इसमें बीच में एक क्लॉज के रूप में आ जाता है। क्लॉज क्या होता है कि एक छोटा ग्रुप ऑफ वर्ड का एक छोटा सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगा, छोटा सेंटेंस। तो यहाँ पे देखोगे ना, द मैन हु स्टोल योर बाइक, यहाँ तक एक छोटा सेंटेंस बीच में आकर के ना एक जानकारी दे रहा है इस व्यक्ति के बारे में कि कौन सा वाला आदमी पकड़ा गया जो तुम्हारा बाइक चुराया था। अब इस फ्रेज में अगर देखोगे, इस क्लॉज में एक वर्ड यूज किया गया है हु क्या है? हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। समझ आया अभी? जी सर। तो मैं तो सिर्फ आपको यही कह रहा हूँ कि रिलेटिव प्रोनाउन के कुछ 5 टाइप्स होते हैं, मतलब 5 वर्ड होते हैं, और उसका यूज किया जाता है एडजेक्टिव क्लॉज में। और ये बाद में मैं बताऊंगा, ये ग्रामर के आखिरी हिस्से में मैं बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए। ये एडवांस सेंटेंसेस है, अभी मैं बताऊंगा कंफ्यूज हो जाओगे। बस ये याद रखो कि रिलेटिव प्रोनाउन इज अ काइंड ऑफ प्रोनाउन व्हिच इज यूज्ड इन एडजेक्टिव क्लॉज टू इंट्रोड्यूस अ नाउन और टू डिस्क्राइब अबाउट नाउन, ठीक है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? जब भी आपको आदान प्रदान वाली बातें बतानी है, जैसे कि मैं बोलता हूं कि मैं और मेरा दोस्त एक दूसरे से प्यार करते हैं, ठीक है? आई एंड माई लव ईच अदर, एक दूसरे से करते हैं, ठीक है? या बोलना चाहते हो कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो जब यहाँ पे एक दूसरे वाली बात आती है ना, उसके लिए मैं 2 वर्ड यूज कर सकता हूँ, ईच अदर या वन अनदर। ईच अदर हमेशा 2 लोगों के बीच की बात बताने के लिए होती है, वन अनदर 2 से ज्यादा लोगों के लिए होती है। जैसे अगर बोलना है कि दे लव ईच अदर, मतलब कि दे मतलब उसमें 2 ही लोग हैं। अगर आप बोलते हो वन अनदर, दैट मीन्स 2 लोग से ज्यादा है, एक दूसरे को। इसका हिंदी होगा आई एंड माई लव ईच अदर, मैं और मेरे दोस्त एक दूसरे से प्यार करते हैं, ठीक है? दे सपोर्ट वन अनदर का मतलब वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मान के टीम में 10 लोग हैं, लेकिन एक दूसरे को सब सपोर्ट करते हैं। एक दूसरा हिंदी में मीनिंग हो एक दूसरे को, वहां पे यूज करेंगे हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन का, ईच अदर वन अनदर। क्लियर है अभी तक? जी सर। ठीक है, अब मैं पूरा का पूरा एक छोटे से ओवरव्यू में खत्म करता हूँ प्रोनाउन का। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के बदले में आता है, और प्रोनाउन के कई सारे टाइप्स हैं क्योंकि उसका यूज अलग अलग तरीके से किया जाता है। ये प्रोनाउन आपको आना चाहिए, अभी नहीं तो कभी भी आपको सीखना ही पड़ेगा, ठीक है? इसका हिंदी मीनिंग होता है एक एक का, अगर आपको सीखना है तो जैसे मैं सारे का बता सकता हूँ, आप भी लिख सकते हो। जैसे भैया मेरे पास मैंने लिखा हुआ है, उसको मैं खींच के और ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है,
ठीक है, ये चीज हो गई। ये सारे प्रोनाउन है, उसका अलग अलग यूज है सेंटेंस में। बस मेन जो कोर पर्पज है प्रोनाउन यूज करने का वो है कि नाउन के बदले में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, एडजेक्टिव पे आते हैं। ठीक है, हम थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेंगे 1 घंटे बाद। उस दिन मेरा गर्दन दर्द करने लग गया था लगातार बैठने सर के जैसे आपने इतना सब कुछ बताया है, ये एकदम से तो याद नहीं हो जाएगा। इसकी मतलब कोई भी सेंटेंस उठा के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी बार बार रिमाइंड होंगी चीजें। बाद। राइट राइट। तो आप चूंकि मैंने सेंटेंस अभी बताया नहीं है और मैंने पूरे क्या है सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूँ नाउन प्रोनाउन को लेकर के, तो मैं कहूंगा कि आप सिंपल सिंपल सेंटेंसेज बनाओ जिसमें ये प्रोनाउन का यूज करो। ठीक है, जैसे बोल सकते हो आई एम हैप्पी, ठीक है, दे आर हैप्पी, जो जो आपको आता है सिंपल सिंपल में। तो आप इसमें क्या करोगे, आई समझोगे कि सब्जेक्ट है, अगर ठीक है, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पे यू हो गया सब्जेक्ट, क्रिकेट हो गया, सॉरी ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कैसा हो सकता है, जैसे ही इज टीचिंग मी, तो यहाँ पे मी जो यूज हुआ है ये हो गया ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, मी ऑब्जेक्ट हो गया, ही सब्जेक्ट हाँ ही और सब्जेक्ट। टीचिंग वर्ब हो जाएगा। टीचिंग तो वर्ब है, लेकिन अभी वर्ब बताया नहीं। मतलब एक एक चीज आप ऐसे करके छोटे छोटे सेंटेंस बना करके, इसीलिए मैंने बोला था कि एक बुक है आपको, कितने लोगों ने लिया है वो बुक, आर के सीधा सर का? मैंने ले लिया। ऑर्डर करिए सर अमेज़न से, अभी 1-2 दिन लग जाएंगे। जो मैंने बोला ना कि 10% मैं आपको रखूंगा और 20% ऑब्जर्वेशन से होती है, 70% आपकी सेल्फ स्टडी होती है। वो ऑब्जर्वेशन वही है कि आप बुक में देखो कैसे कैसे चीजें बनी हैं, क्या कह रहा है, नाउन का मतलब क्या है। जी ये सर। डेफिनेशन में करा दूंगा, ठीक है, लेकिन आपको एक प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना, उस प्रैक्टिस के लिए मैंने वो बुक खरीदवाया था आपसे, तो उसमें आप देखना है चीज। ठीक है, आगे बढ़े। आगे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया। नाउन किसी भी नाम को, प्रोनाउन जो नाम के बदले में आए, उसके कई सारे कैटेगरी है, उसका कैटेगरी इसलिए बनाया गया, अलग अलग जगह पे उसका यूज किया जाता है। अब बात करते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता क्या है, एडजेक्टिव होता क्या है, कोई पढ़ के आया है, बताएगा कोई एडजेक्टिव क्या होता है? हाँ जी, यही में फाटक लूं। कोई भी पढ़ा है एडजेक्टिव, पता है क्या होता है एडजेक्टिव? नाउन के बारे में बताता है। किसके बारे में? हेलो, नाउन के नाउन और बारे में। प्रोनाउन के बारे में बताता है। बारे में बताता है। ये डेफिनेशन हम पढ़ते हैं और डेफिनेशन काफी सही है ये। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है, कुछ उसकी अच्छाई या बुराई कुछ भी बताए, लेकिन जो बताता है वो वर्ड एडजेक्टिव होता है। सिंपल डेफिनेशन। वैसा नाउन बारे में म्यूट कर लो, जो लोग नहीं बोल रहे हो, जब बोलना होगा अनम्यूट कर लेना। नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ भी अच्छाई बुराई, उसका साइज, उसका कलर, कुछ भी अतिरिक्त इंफॉर्मेशन दे, वो एडजेक्टिव के वर्ड हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे रवि इज अ स्मार्ट बॉय। आप स्क्रीन पे मेरे देख सकते हो, मेरा स्क्रीन विजिबल है ना? जी दिख रहा भाई है। ऐसे में भी हो सकता है ना कि बॉल लाल है। हाँ, बॉल लाल है, वो भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। द बॉल इज रेड। बॉल क्या है, यहाँ पे नाउन है, और लाल क्या है, उसके कलर के बारे में बता रहा है। तो मैंने यही तो बोला है कि कोई मतलब नाउन का या प्रोनाउन का अपीयरेंस, मतलब वो कैसा दिखता है, कैसा कलर है, कैसी उसकी स्थिति है, कैसी उसकी पर्सनालिटी है, कैसी उसकी कितनी क्वांटिटी है, क्या सेंस है, क्या साइज है, क्या उसका टाइम है, ये सारी चीजें बताए, वो हमारा एडजेक्टिव वर्ड होता है। एग्जाम्पल के लिए रवि इज अ स्मार्ट बॉय। हमें देखो, ये अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं, मैं अगर अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे सूरज इज अ बॉय, इतना सेंटेंस से हमें काम चल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सेंटेंस में, सूरज एक लड़का है। लेकिन अगर मैं बोलूँ उसमें मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना होगा, तो मुझे एडजेक्टिव का वर्ड यूज करना पड़ेगा। तो बोलूंगा सूरज इज अ स्मार्ट बॉय। अब स्मार्ट क्या हो गया यहाँ पे? एडजेक्टिव हो गया, जो सूरज के बारे में बताता है। एग्जैक्टली मोबाइल आप लेके आते हो, तो मोबाइल तो एक नाउन है ना, तो मोबाइल के बारे में फीचर बताओ, हर चीज एडजेक्टिव निकल के आएगा।
मोबाइल मान के चलो एक नाउन था, मोबाइल इज गुड है, बैड है, न्यू है, ओल्ड है, और क्या बोल सकते हैं, रेड है, ब्लू है, रेड है। इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, अगर पर्सन की बात करें तो मान के चलो सी इज एन इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, ठीक है, इंटेलिजेंट, सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। ठीक है, तो गर्ल कैसी है, इज एन इंटेलिजेंट, लेकिन वो इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है यहाँ पे जो उसके बारे में बता रहा है। तो इसी तरह एडजेक्टिव का काम है, शर्ट मान के चलो आप शर्ट पहने हो, शर्ट तो नाउन है, लेकिन शर्ट के बारे में क्या क्या चीज बात कर सकते हैं, शर्ट का साइज क्या है, दिस शर्ट इज स्मॉल, दिस शर्ट इज रेड या ब्लैक, कलर बात कर सकते हैं, दिस शर्ट इज न्यू, इसकी टाइम के बारे में बात कर सकते हैं कि पुराना है या नया है। ठीक है, उसकी क्वांटिटी बता सकते हैं, आई हैव फ्यू शर्ट्स, तो फ्यू क्या है, मतलब मेरे पास कुछ शर्ट हैं, फ्यू हमारे यहाँ पे हो सकता है। भूटान इज अ स्मॉल कंट्री, स्मॉल क्या है यहाँ पे, साइज बता रहा है, कैसा कंट्री है, स्मॉल है। ठीक है, ही इज एन ओल्ड पर्सन, किस तरह के पर्सन है, ओल्ड है, यानी ये किसके बारे में बात कर रहा है, उसके बारे में, जिसके बारे में बात कर रहा है वह उसके बारे में, वह एक ओल्ड पर्सन है, एज बता रहा है उसका। आई हैव रेड शूज, मेरे पास क्या है, जो शूज की क्वालिटी बता रहा है, रेड है। सो एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन, गिव्स यू एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन, कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे, वो क्वालिटी हो सकती है, साइज हो सकती है, शेप हो सकता है, एज हो सकता है, कलर हो सकता है, ओरिजिन हो सकता है, मटेरियल हो सकता है। समझ में आ गया? यस। अच्छा, इसमें ज्यादा बताने लायक नहीं है, इसलिए इसको ज्यादा टाइम हम लगाते नहीं है। अब एक आता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, अगर आप ये वाला प्रोनाउन आपने वहां पे पढ़ा नहीं था, मैंने इसमें इसलिए लेके आया कि कभी भी ना ये सिंगल यूज नहीं होता है प्रोनाउन, माई, आवर, हिज, हर, इसके साथ में हमेशा नाउन यूज होता है, और जब भी नाउन यूज होगा तब ये एडजेक्टिव कहलाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। कभी भी आप माई के साथ दोनों मिलाकर जी जो नहीं बोल रहे हैं, बहुत आवाज आ रही है। ठीक है, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव कब कहलाता है, जब आप ये प्रोनाउन के साथ में कोई नाउन यूज कर रहे हो, और करना ही सिंगल यूज, जैसे बोलना है दिस इज माई कार नॉट योर कार। म्यूट करने के लिए बोलिए ना भैया, कौन म्यूट करने के लिए बोलिए ना, एक मिनट बाहर से आवाज आ रहा है। मैं म्यूट कर देता हूँ, जिसको बोलना होगा वो म्यूट कर लेगा। ठीक है, अभी ठीक है। एक प्रोनाउन का ही पार्ट था, लेकिन मैंने इसको एडजेक्टिव में लिखा है क्योंकि ये प्रोनाउन के वर्ड आपको देखने को मिल रहे होंगे, ये वाले मैंने प्रोनाउन वहां पे नहीं बताए, माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स, देयर, राइट, क्योंकि इसको हम हमेशा नाउन के साथ यूज करते हैं, और जब प्रोनाउन नाउन के साथ में यूज होगा तो एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो, आई लाइक हर ड्रेस, हर ड्रेस, हर के साथ उसका ड्रेस, हर ड्रेस एडजेक्टिव हो गया। हाँ, हर ड्रेस एडजेक्टिव हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। जो किसका ड्रेस है, हर ड्रेस है। एडजेक्टिव का नेचर क्या होता है, कभी भी नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, तो ये ड्रेस किसका है, उसका है। कौन राइट कर रहा है पेन से इस पे स्क्रीन पे? ठीक है, दिस इज माई कार, ठीक है, किसका कार है, मेरा कार है, नॉट योर कार। तो ये जो है प्रोनाउन माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स, कभी भी अकेला नहीं आएगा, इसके साथ नाउन लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। सिंपल सिंपल डेफिनेशन है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है और उसी में सीखना है। अब ये बात आती है कि एडजेक्टिव बनता कहाँ से है। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। जैसे नाउन तो आपको पता है कि सारे क्या बोलते हैं कि नाम है उसको नाउन हम बोलेंगे, प्रोनाउन के भी कुछ वर्ड है लिखे हुए हैं, लेकिन एडजेक्टिव के खुद के कुछ वर्ड होते हैं और कुछ हम बनाते हैं। अब जब मैं बोलता हूँ बनाते हैं, इसका मतलब है वो वर्ब से बनता है। ठीक है, वर्ब से बनता है। जैसे ब्रेक होता है, ब्रेक मीन्स तोड़ना, लेकिन मैं इसको एडजेक्टिव कैसे बना सकता हूँ,
जो V3 होता है वर्ब का, उसको मैं जिस तरीके से यूज किया हूँ, ये एडजेक्टिव यहाँ पे यूज हो रहा है। ब्रोकन ग्लास, वर्किंग कंप्यूटर, ठीक है, क्लीनिंग मशीन, एनोइंग पर्सन, मतलब वो इरिटेट करने वाला व्यक्ति है, मतलब परेशान करने वाला। तो यहाँ पे आईएनजी वाला जो वर्ब यूज हो रहा है और जिस तरीके से मैं नाउन साथ में लाया हूँ, ये एक एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है। एनोइंग पर्सन, क्लीनिंग मशीन। V3 वाला भी हो सकता है। और V3 भी एक एडजेक्टिव है। ये एक्चुअली किसका पार्ट है? ये नॉन फिनाइट वर्ब का पार्ट है। लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि एडजेक्टिव के कुछ खुद के वर्ड होते हैं, जैसे गुड, ओल्ड, ग्रीन, और जो भी आपने पीछे पीछे वाले स्लाइड में देखा था यहाँ पे, अट्रैक्टिव, ब्लरी, हाँ। बर्ली, बर्ली, क्लीन, डस्टी, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, ये सारे एडजेक्टिव के वर्ड है। पर कुछ वर्ड हम बना सकते हैं वर्ब से एडजेक्टिव, जो कि V3 हो सकता है और VING होता है। अब बनाने का बना सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से आप यूज करते हो वो डिटरमाइन करता है कि वो एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है। जी। ठीक है, जैसे रॉटेन एप्पल, आपको पता है कि रॉटेन एक वर्ब है, लेकिन इस सेंस, किस सेंस में यूज किया गया है? एप्पल के बारे में बताने के लिए। कैसा एप्पल है? सड़ा हुआ एप्पल है। सड़ा हुआ है। क्लीन रूम, रूम एक नाउन है, ये कैसा रूम है? क्लीन रूम है, साफ रूम है। ठीक है, तो बस आप सिंपल सा याद रखो कि मतलब नाउन हाँ वर्ब है कि उसके बारे में बता रहा हूँ। हाँ, वर्ब के बारे ठीक में, है। वर्ब का नहीं, नाउन के बारे में बता रहा है। और नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में जो वर्ड बता सकता है वो एडजेक्टिव। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, समझ में आया। तो अब मैं अभी आपको एक्सरसाइज हाँ। दे रहा हूँ, और एक्सरसाइज ये है कि आप कोई भी 5 सेंटेंस बनाओ जिसमें आप एडजेक्टिव यूज करो। आप अपने फ्रेंड के बारे में कुछ अच्छी क्वालिटी बता सकते हैं, फैमिली के बारे में बता सकते हैं, मोबाइल के बारे में बता सकते हैं। आप अपना माइंड यूज कीजिए और सोचिए कि मैं जिस व्यक्ति के बारे में, जिस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, उसकी क्या मैं क्वालिटी बता सकता हूँ। उसका एडजेक्टिव जो वर्ड होगा वो एडजेक्टिव ही होगा। ठीक है, तो ये एक्टिविटी है, अभी आप करके देखिए। अभी बतानी है। हाँ जी। तो वर्ब क्यों इतना यूजफुल है और वर्ब क्यों इतना जानने के लिए जरूरी है, इसको समझते हैं पहले। वर्ब होता क्या है? वर्ब पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। ठीक है, वर्ब के भी अपने वर्ड होते हैं। और वर्ब का आपने शायद सुना होगा, ज्यादातर के लोग कहते हैं कि खाना, पीना, सोना, रोना, हंसना, जहां ना 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 आए, वो हमारे सारे वर्ब हैं। काफी हद तक सही भी है, लेकिन सारे के सारे, हाँ, लास्ट में ना आता है वो भाव होता है। मतलब हिंदी में ऐसी कहावतें या सुनने को मिला है, मैंने भी स्टार्टिंग में ऐसे ही सीखा था। पर मैं ये कहता हूँ कि वैसे याद रखने से काम नहीं चलेगा, मतलब इसका कुछ अलग मीनिंग हम निकालते हैं कि वर्ब क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ वर्ब 3 तरीके का रूप हो सकता है किसी भी सेंटेंस में। या वो किसी एक्शन के रूप में बता सकता है। ठीक है, जैसे वर्ब 3 तरीके से ही आपको दिखेगा कहीं पे भी, कहीं कोई भी सेंटेंस उठा के चलो, कोई एक्शन के रूप में दिखेगा। जैसे हो सकता है रीड, राइट, प्ले, डांस। जैसे दे आर क्राइंग, अमन रीड्स इन 8th क्लास, चिल्ड्रन प्ले इन ग्राउंड, क्राइंग, रीड्स, प्ले, ये सारे वर्ब हैं। और ये कौन से वाले वर्ब है? एक्शन वाले वर्ब है, जिससे हमें ये पता चलता है व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, सब्जेक्ट क्या कर रहा है। ठीक है, एक्शन जिसमें एक्शन क्या होता है? जिसमें मूवमेंट हो। फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी कुछ ना कुछ बॉडी के मूवमेंट हो रहे हैं, स्लीप कर रहे हैं, वो भी एक एक्शन हो रहा है, मूवमेंट हो रही है। अब कहोगे कैसे, सोने में कैसे मूवमेंट होता है? मतलब ऐसी की जो चीजें प्रोसेस में कोई ना कोई एक्शन चल रहा है आपका, ब्रीदिंग कर रहा हो। ठीक है, यू आर लाफिंग। ठीक है, तो ये लाफिंग क्या है? एक वर्ब है, एक्शन वाला। ठीक है, समझने के लिए कि मैंने ये चीज बताई कि जहां पे मूवमेंट हो। दूसरा वर्ब कैसा हो सकता है? दूसरा हो सकता है कि स्टेट ऑफ बीइंग के रूप में हो सकता है, किसी स्थिति को बताने वाला जो वर्ड है ना, वो वर्ब हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज एन इंजीनियर। अब इसमें वर्ब क्या है? इज जो है वो एक वर्ब है, जो एक स्थिति बता रहा है उसका, ही का, यानी वो क्या है? एक इंजीनियर है। यू आर फिट एंड फाइन, आप कैसे हो, आपकी स्थिति बता रहा है आर। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या है? पहले हिंदी में समझ लेते हैं, किसी स्थिति का हो। ये म्यूट नहीं बोल रहे हो तो ठीक, म्यूट कर रहा हूँ सबको। ठीक है, ओके। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है किसी स्थिति का होना।
या वो किसकी स्थिति होगी, यानी जो सब्जेक्ट है उसकी क्या स्थिति है, उसको बताने के लिए जो वर्ड आप यूज करते हो वो वर्ब का वर्ड होता है। इज, आर, एम, वाज, वर जो होते हैं सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं। सिंपल सेंटेंसेस मैं समझाऊंगा जब सेंटेंस पे जाएंगे, अभी वर्ड हम समझ रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि सब्जेक्ट कौन है, क्या है, कैसा है। हेलो भैया, हाँ बोलो बोलो। स्क्रीन नहीं आ रही है, स्क्रीन पे कुछ भी स्क्रीन नहीं आ रहा है क्या? नहीं। मेरा अब आ गया। आ रहा है सर, आ रहा है। आ रहा है, ठीक है। तो देखो फ्लो में चलते हैं, ठीक है। दूसरा चीज मैंने बताया कि वो वर्ड हो वर्ब का, जिससे आपको पता चले कि सब्जेक्ट कौन है, क्या है, कैसा है। अगर अगर मान के चलो आपके वॉल है, जो दीवार है, उसके बारे में कुछ बताओगे, जैसे बोलोगे वॉल इज व्हाइट, वॉल इज रेड, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट था वॉल, लेकिन है कैसा, उसकी स्थिति बता रहे हो आप। तो जो वर्ब यूज करोगे वो होगा स्टेट ऑफ बीइंग वाले, इसमें होते हैं इज, आर, एम, वाज, वर, विल बी। तीसरा जो वर्ब होगा वो होगा पोजीशन बताने के लिए। पोजीशन अभी मैंने थोड़ी देर बताया था कि पोजीशन मतलब अधिकार बताने के लिए। जब भी आपको कुछ बोलना है कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये था, मेरे पास ये होगा, आप पोजीशन वाले वर्ड यूज करोगे। अब पोजीशन के लिए 3 ही वर्ड है, हैज, हैव या हैड के। हैज, हैव, हैड, यानी कि हैव यूज करोगे जब प्रेजेंट में बोलोगे। मान के चलो आज मेरे पास क्या है, आई हैव सम मनी, मेरे पास कम पैसा था, ठीक है। आई हैड नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं था, पास्ट को बताना है तो हैड यूज करूंगा। आई विल हैव मोर मनी, मेरे पास बहुत पैसा होगा, ठीक है। तो विल हैव का यूज करूंगा फ्यूचर में बताने के लिए। तो पोजीशन वाला जो वर्ब है वो ये बताता है कि सब्जेक्ट के पास में क्या है। सर ये भैया हैज, हैव वो और हैड वाला एक बार दोबारा भैया, बता देना। किसका किसका? यस, वही Has- पोजीशन। पोजीशन वाला ना, हम बता रहा हूँ वर्ब का। वर्ब या तो एक्शन हो सकता है, वर्ब या तो कोई स्टेट ऑफ बीइंग हो सकता है, वर्ब या तो कोई पोजीशन हो सकता है। एक्शन वाले वर्ड आप बहुत आसानी से जानते हो कि करने वाला क्रिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं, काम जहाँ पे हो रहा है, हंसना, खाना, रोना, पीना, जहाँ पे एक्शन जो सब्जेक्ट कर रहा है वो वाले एक्शन वाले वर्ब होगा, ठीक है। स्टेट ऑफ बीइंग वाले वो है जो स्थिति बताने वाला, जो सेंटेंस में वर्ड यूज किया गया है, ठीक है, वो हमारा स्टेट ऑफ बीइंग के वर्ब होते हैं, ठीक है। जैसे ही इज एन इंजीनियर, हमारा स्थिति बता रहा है। पोजीशन वाले क्या है, सब्जेक्ट के पास में क्या है। अब मैंने यहाँ पे बोला है आई हैव अ बाइसिकल, तो हैव से मेरे को पता चल रहा है कि मेरे पास क्या पोजीशन, ठीक है। अब ये वाले पोजीशन उससे, हाँ भैया भैया वो मतलब हैव जो है वो प्रेजेंट का बताता है। हैव होता है प्रेजेंट को बताने के लिए, हैज हैव, अब हैज हैव में क्या फर्क है बता देता हूँ रुक जाओ। हैज या हैव यूज करते हैं एग्जांपल, जैसे आई हैव अ लैपटॉप, ठीक है, मेरे पास लैपटॉप है। आई सी हैज अ मोबाइल, ठीक है, उसके पास मोबाइल है। तो हैज हैव का यूज होता है प्रेजेंट में बताने के लिए, हैड का यूज होता है पास्ट में बताने के लिए। जैसे बोलता हूँ आई हैड नो मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं था, या आई हैड भैया भैया हाँ क्लास लीव कर रहा हूँ तो ठीक है, आई हैड नो मनी, ये पास्ट के लिए एग्जाम के लिए। अच्छा ठीक है। और विल हैव जो यूज होगा, विल के साथ में हैव लगेगा, वो होगा फ्यूचर के लिए। तो बोलोगे कि सी विल हैव अ न्यू कार, उसके पास में कार होगा। या सी विल हैव मोर मनी, तो यहाँ पे विल हैव लगा हुआ है, राइट। विल हैव यही यूज होता है जब आपको बताना है कि सब्जेक्ट के पास में क्या है या होगा। सर भैया ये यहाँ पे हैज क्यों नहीं लग सकता है? या हैज नहीं लगता हाँ, है, इसको फ्यूचर में हैज नहीं लगेगा, क्योंकि ये फ्यूचर में ये हेल्पिंग वर्ब विल लगा है, तो विल के साथ हमेशा है विल। मतलब हमेशा वही लगेगा, हैव ही लगेगा। हाँ, इसमें फ्यूचर में कभी भी हैज नहीं लगेगा, याद रखना ये और हैज। और पास्ट हाँ पास्ट में भी कभी हैज नहीं लगेगा, नहीं, पास्ट में सिर्फ हैड लगता है, हैड, हैड सिर्फ हैड लगेगा। लगता है। हैज और और हैड सर लगता है। सर ये प्रेजेंट में हैज सिर्फ लड़की के साथ ही लगता है मतलब?
शी के साथ ही। ही के साथ भी लगता है। he has some money, ठीक है, कुछ पैसा है उसके पास में, तो ही मतलब भैया प्रेजेंट में जो हैज कभी सी के साथ लग रहा है, कभी ही के साथ लग रहा है, तो ये कोई इसकी रूल होगी ना कि जो किस कौन से वर्ड पे लगेगा? क्या जैसे मतलब सर ये शी जो है, ये हैज जो है कभी शी के साथ लग रहा है, कभी ही के साथ लग रहा है, तो कोई इसका रूल है कि मैं कैसे पता लगाऊं कि अब हैज लगेगा ही के साथ और शी के साथ? ये एक्चुअली अभी ना हम थोड़ा जल्दी में ये चीजें जानने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैं सेंटेंस बताऊंगा तो इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है कि ही अच्छा अच्छा इट कहाँ लगता है। ये अगर रुको, पार्ट्स ऑफ एक्टिव सेंटेंसेस, उस सेंटेंस स्ट्रक्चर में वो चीजें आपको पता चलेगी। अभी अच्छा मैं अच्छा उस पे जा नहीं रहा हूँ, केवल मैं आपको सिंपल रख रहा हूँ बेसिक। ताकि ये ठीक है डेफिनेशन क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे आगे हम जाएंगे, ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो टेंस के चार्ट है, तो यहाँ जी। परफेक्ट में हैज हैव लगे नहीं, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला बताता हूँ। हाँ, तो इसके रूल क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे जब हम टेंस वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पे हर टेंस में एक चार्ट मिलेगा आपको, और ये चार्ट कुछ ऐसा होगा। जैसे यहाँ पे लगा हुआ है आई के साथ में रन लगेगा, V1 लगेगा, ये तो कंटिन्यूअस हो गया जी, कंटिन्यूअस हो गया ये, हाँ परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ पे आई के साथ हैव, सबके साथ हैव लगेगा, लेकिन ही और शी इट के साथ में हैज लगेगा। तो ये जो टेबल है ना, ये हम बाद में समझ में आएगा, अभी हमें एक एक वर्ड को जाना है। ठीक है, ठीक है जैसे सर, ठीक सिंपल ठीक। सेंटेंस का जो ये चार्ट है, इसमें भी आपको बाद में समझ में आएगा। तो मैं एक्चुअली सेंटेंस पे भी जी नहीं जा रहा हूँ, मैं वर्ड टू वर्ड अभी समझा रहा हूँ कि आपको वर्ब क्या होता है। ठीक है, तो अ जी वर्ब इज आइदर एन एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग और पोजीशन। ठीक है, सेंटेंस में आएगा या तो एक्शन के रूप में, स्टेट ऑफ बीइंग के रूप में, पोजीशन, आपके लगाने के ऊपर है किस तरीके से आप यूज करना चाहते हैं। ठीक है, जी सर। ठीक है। जी सर। वर्ब के वैसे तो आपको बहुत टाइप मिलेंगे अभी अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन दो ये जो टाइप है ना वर्ब के टाइप्स, जो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ये जानना जरूरी है आपको। मेन वर्ब कब होता है और हेल्पिंग वर्ब कब होता है। मेन वर्ब कब होता है, जब कोई और वर्ब नहीं है और सिर्फ एक ही वर्ब है, तो वो मेन वर्ब कहलाएगा, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब का ही वर्ब क्यों ना लगा हो। मतलब ये है, देखो मेन वर्ब क्या होता है, आई एम प्लेइंग चेस, तो इसमें क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है। ये हालांकि टेंस का पार्ट है, अभी आप समझ सकते हो तो समझ लेना, मैं आइडिया दे रहा हूँ कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में क्या डिफरेंस है। तो जब यहाँ दो वर्ब है, तो एक वर्ब सपोर्ट कर रहा है मेन वर्ब को टेंस के फॉर्म करने में, कि कौन सा टेंस बनेगा। एम होता है प्रेजेंट में, आई एम प्लेइंग चेस का मतलब है मैं चेस खेल रहा हूँ, तो यहाँ पे मेन वर्ब बन गया प्लेइंग। लेकिन अगर यही बात करें कि ही इज अ डांस टीचर, तो इसमें और कोई वर्ब नहीं है, लेकिन इज को आप क्या जानते हो, इज तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप जानते होंगे या नहीं जी। जानते होंगे, है ना। तो ये अगर है इज ही, लेकिन दूसरा कोई वर्ब नहीं होने के कारण ये मेन वर्ब बन गया। या ऐसे देख लो, आई हैव अ बैग, हैव को आप पोजीशन के रूप में जानते हो, ये इसको हेल्पिंग वर्ब के रूप में जानते हो, लेकिन दूसरा कोई नहीं है, तो ये मेन वर्ब हो गया। तो मेन वर्ब क्या होता है, जब एक वर्ब है वही मेन वर्ब बोला जाता है। जब मल्टीपल वर्ब है तो वहां पे एक हेल्पिंग वर्ब होगा और दूसरा मेन वर्ब होगा। जैसे यहाँ पे देखो, आई हैव बीन रीडिंग, इसमें कितने सारे वर्ब है, हैव भी वर्ब है, बीन भी वर्ब है, रीडिंग भी वर्ब है। तो इसमें हैव हो जाएगा हेल्पिंग तीन वर्ब, को हो बीन गए। हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग हो जाएगा मेन वर्ब। सर या आपकी आवाज फट के आ रही है। कट के आ रही तो है भैया हम्म हेलो भैया, मतलब जैसे आई हैव बीन रीडिंग हो गया, तो हैव हो गया आपको हेल्पिंग वर्ब, बीन हो गया हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग मेन वर्ब कैसे आवाज फट के आ रही वही है। मेन वर्ब होता है। क्या कह रहे हो। भैया मतलब मैं कह रहा हूँ कि आई हैव बीन रीडिंग है, हाँ हाँ बोलो। तो जैसे मैं हो गया हेल्पिंग वर्ब, बीन हो गया हेल्पिंग वर्ब, और रीडिंग हो गया मेन वर्ब, तो जो इसका मतलब जो लास्ट में रहता है उसको मेन वर्ब बोलते हैं। कह सकते हो, कह सकते हो, लेकिन ये लास्ट की बात नहीं है। मल्टीपल वर्ब है तो आपको उसको देखना पड़ेगा कि कौन सा मेन वर्ब है। जैसे यहाँ देखो, अब हालांकि है, तुम्हारे बात सही भी है कुछ हद तक,
आई हैव बीन एन इंस्ट्रक्टर, तो इसमें हैव हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, बीन हो गया मेन वर्ब। इसका मतलब क्या है हिंदी में अगर ट्रांसलेट करोगे, मैं एक इंस्ट्रक्शन रह चुका हूँ, ठीक है, मैं एक इंस्ट्रक्टर रह चुका हूँ। तो यहाँ बीन मतलब रहना या होना, ठीक है। तो बीन यहाँ पे बी का V3 है, जो कि मैं अभी बताने वाला हूँ कि वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं। सर इंस्ट्रक्टर कोई वर्ब नहीं हुआ? नहीं नहीं नहीं, इंस्ट्रक्टर एक आपको ये हो गया, नाउन हो गया, नाउन, अच्छा हाँ नाउन हो गया। नाउन हो गया ना। जी 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 तो जी जी आप कौन है, बिल्कुल जैसे बिल्कुल जैसे इंजीनियर बोलता हूँ, डॉक्टर बोलता हूँ, उसी तरह इंस्ट्रक्टर एक नाउन हो गया, है ना। नाउन हो गया, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो वर्ब यहाँ पे मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में थोड़ा सा डिफरेंस ये समझ लो, जब भी एक वर्ब होगा वो मेन वर्ब हो जाएगा, मल्टीपल होगा तो बाकी सारे हेल्पिंग होंगे, एक ही मेन वर्ब। आगे बढ़ते हैं, ठीक भी है। फिर भैया कैसे मतलब उसको पहचानेंगे हम कि वो मेन वर्ब? मैं बोला हूँ कि जहाँ लास्ट में रहेगा तो वो मेन वर्ब हो जाएगा, फर्स्ट में रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, एक तो रहेगा तो वही मेन वर्ब हो जाएगा। एक्चुअली ये पहचानने की बात है ना, ये प्रैक्टिस से आएगी। कई कई बार क्या होता है ना, मैं स्टार्टिंग में जो चीजें सीख रहे हैं उसमें इतनी इंटेलिजेंस नहीं होती है, तो हम देख देख के चीजें पहचानते हैं। पर आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी ना, फिर आप देखते ही पहचान लोगे कि ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन। आवाज कट रही है भैया, आपकी आवाज कट रही है। सर आपकी तो नहीं कट रही, इन्हीं की कट रही है। मेरा नेटवर्क चेंज करवा दिया इन्होंने। श्रेया, हेलो हेलो भैया। श्रेया, आपने मेरा नेटवर्क चेंज करवा दिया, आपका नेटवर्क कम है, मेरा ठीक तो चल रहा है। हेलो, आपकी तो आवाज आ रही है सर, प्रॉपर आ रही है। हाँ, एक तो नेटवर्क हेलो भैया। कुछ नेटवर्क आप ही की प्रॉब्लम होगा श्रेया। हाँ बोलो। भैया मैं बोल रहा था जैसे मैं बोला हूँ लास्ट में ना वो मेन हो जाता है, तो आपके देखने से कहाँ तक सही है ये बात? क्या है, आवाज आपका भी कट रहा है जैसे भैया। जैसे मैंने बोला है हम्म, तो बोलो बोलो। जैसे लास्ट में रहता है वो मेन वर्ब होता है, हाँ, फर्स्ट में रहता है वो हेल्पिंग वर्ब होता है, तो ये बात कहाँ तक मतलब वो सही है आपको देखने से? ये कहाँ तक की बात नहीं है, इसमें क्या है कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो फैक्टर नहीं है ये चेक करने का कि कौन सा मेन वर्ब है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब एक से ज्यादा वर्ब होते हैं तो उसमें ये दूसरा हेल्पिंग वर्ब होता है और उसमें एक मेन वर्ब होता है। अब आपको उसको समझने के लिए आपको एक्सरसाइज में, मतलब क्या कहते हैं, एक्सरसाइज तो नहीं, लेकिन आप सेंटेंस देखते रहो। ओके, वर्ब के फॉर्म्स जो होते हैं ना, वर्ब के फॉर्म्स ये काफी लोगों को पता होगा, जैसे हम लोग ज्यादातर याद करते थे V1 V2 V3, ठीक है। लेकिन वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं जनरली। अब 2 फॉर्म हम क्यों नहीं याद करते हैं, क्योंकि ये रेगुलर फॉर्म में होते हैं। रेगुलर का मतलब है इसमें कोई चेंज ज्यादा नहीं होता है, सिर्फ एक ही वो लगता है, क्या कहते हैं, लेटर लगता है। जैसे प्ले के साथ में एस लग जाएगा, प्लेन मेन वर्ब होता है, राइट। सबके आवाज आ रही है ना मेरी? जी सर, जी सर। तो वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं और इसका यूज क्यों किया जाता है, जब सेंटेंस बनाएंगे तो वहां पे अलग अलग टेंस में अलग अलग फॉर्म यूज होते हैं, ठीक है। तो फॉर्म कैसे बनते हैं इसमें, V1 हम जनरली याद करते हैं, जैसे प्ले मीन्स खेलना, प्रिपेयर मीन्स तैयार करना, फॉल मीन्स गिरना, राइट मीन्स लिखना, कट पुट, ऐसे वर्ब आपको याद करना होता है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये 2 फॉर्म भी याद करने पड़ते हैं, V2 का V3 का, क्योंकि ये एक सामान्य नहीं रहते हैं। जिस तरीके से V1 के साथ में ING लगा दोगे तो V4 बन जाएगा, उस तरीके से ये V2 नहीं है या V3 नहीं है। इसमें कभी देखो ED लगा हुआ है, कभी कुछ नहीं लगा हुआ है, कभी आपको ये दोनों एक जैसे मिलेंगे। ये रेगुलर नहीं रहते, एक जैसे नहीं रहते, इसलिए V2 और V3 याद करना जरूरी होता है। V4 में कोई भी वर्ब में ING लगा दो, V4 बन जाएगा, वो कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज होता है। V5 कब बनता है, किसी भी वर्ब में एस या एस। अब एस या एस कब लगाते हैं, इसका जहां पे वावेल का साउंड एंड होता है वहां पे एस लगता है, और जहां पे कॉन्सोनेंट में होता है वो एस लगता है, ठीक है। वावेल और कॉन्सोनेंट से इसका डिफरेंशिएट होता है। मतलब ये है कोई वर्ब में एस या एस कोई एक ही लगेगा, लगने से वो V5 बन जाता है। और ये सारे रूल सारे वर्ब के साथ में होते हैं, इसीलिए हमें V4 और V5 याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि V2 और V3 में ऐसा नहीं है। जैसे देखो तीनों के फॉर्म एक जैसे हैं, कट 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 कट, ठीक है, पुट पुट पुट। जैसे इसमें देखो
इसमें क्या है, इसमें लास्ट में en लग रहा है केवल V3 में, और बाकी दूसरा फॉर्म अलग है, फॉल, फेल, फॉलन, राइट, रॉट, रोटन, सॉरी रिटन। तो इसमें क्या है कि कहीं पे en लगा है, कहीं पे ed लगा है, कहीं पे कुछ और लगा है, तो इसीलिए हमें वर्ब फॉर्म याद करना जरूरी होता है V2 एंड V3। क्लियर है? जी सर। सर वो एस और ईएस वाला समझ में नहीं आया कि मतलब एस किसके साथ लगता है और ईएस किसके साथ लगता है। हाँ, एस लगता है जो साउंड जो कॉन्सोनेंट से एंड होता है, प्ले जैसे है। अब वावेल कॉन्सोनेंट तो जानते होंगे ना, कि जैसे हम लेटर 26 होते हैं, जी 5 लेटर 26 वावेल के होते हैं, ये, ई, आई, ओ, यू, यू। और जी सर। 21 होते हैं कॉन्सोनेंट। तो जो जी कॉन्सोनेंट से एंड होते हैं उसको हम एस लगाते हैं, जो वावेल के साथ एंड होते हैं, जो लास्ट में वावेल साउंड आता है उसके साथ में एस लगाते हैं। ठीक है, अच्छा सर, जैसे ही अच्छा हाँ प्रिपेयर में जिस क्योंकि लास्ट में ई आ रहा था ना, तो एस लग गया, जैसे कि वोवल्स के साथ क्या लगाते हैं, ईएस सर। हाँ, ठीक है, और कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगाते हैं, जो नॉर्मल वो होते हैं। एस लगता है, सिर्फ एस लगता है। एस लगता है। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। जैसे देखो ना यहाँ पे गो है, तो गो ओ आ रहा है ना, तो कभी भी देखना V5 में गोज लिखा जाता है, ही गोज टू पटना या ही जी गोज टू स्कूल। तो ईएस जी क्यों जी लगाया गया, क्योंकि ओ से एंड हो रहा है। और यही जी है कि थिंक है तो थिंक में एस लग जाता है, सिर्फ एस लगाया जाएगा, थिंक्स, शी हाँ थिंक्स, है ना। ठीक तो है ये वावेल और कॉन्सोनेंट से डिफरेंस होता है इसका, और V4 बनता है आईएनजी लगा देने से। ये ओके सर। हमारा वर्ब का फॉर्म। ओके। ये बताओ, थोड़ा सा ज्यादा एडवांस लग रहा है क्या? नहीं सर, इतना तो नहीं लग रहा है। नहीं, मीडियम है अभी। एक ही बार पढ़ना है इसको भी। देखो, आपको अगर एडवांस लग रहा है ना, पढ़ लोगे तो सिर्फ सिंपल लग जाएगा। जो चीज अभी एडवांस लग रहा है उसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे, सिंपल लग जाएगा। और मेरा मतलब ये है कि कोई भी पढ़ाई आप ऐसे पढ़ो कि आप दूसरों को समझा पाओ। जब तक नहीं समझा पा रहे हो, इसका मतलब आपने समझा नहीं है। ठीक है, तो अब उस लेवल की अगर पढ़ाई कर ले रहे हो ना, तो सिर्फ आप स्पीकिंग में ही इंग्लिश का यूज नहीं करोगे, सिर्फ आप ईमेल राइटिंग में ही यूज नहीं करोगे, या स्टडी करने के लिए आप किसी को पढ़ा भी सकते हो। कल के उस लेवल का नॉलेज हो जाएगा कि आप ये बोलना वोलना तो बिल्कुल क्विकली कर सकते हो, या आप इंग्लिश का जहाँ पे यूज करना है। तो मैं एक हाई लेवल का हिसाब से चल रहा हूँ कि ताकि जिसकी जो जरूरत है वो पूरी हो। ठीक है, जी सर। ओके। तो वर्ब हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हम जा रहे हैं एडवर्ब पे। एक बार रिकैप कर देता हूँ। नाउन, अब एक एक लाइन में डिफिनेशन हो जाएगा। नाउन किसी भी तरीके का नाम को, प्रोनाउन जो उसके बदले में आए, एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ अतिरिक्त इंफॉर्मेशन दे, कुछ एक्स्ट्रा दे। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो एक्शन के रूप में यूज होता है, या स्टेट ऑफ बीइंग के रूप में, या पोजीशन के रूप में। ठीक है, एडवर्ब, सॉरी वर्ब बोल रहा हूँ। वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो एक एक्शन के रूप में, या स्टेट ऑफ बीइंग के रूप में, या पोजीशन के रूप में। तीनों का एग्जांपल आप बता सकते हो। जैसे एक्शन के रूप में आई एम प्लेइंग, स्टेट ऑफ बीइंग के रूप में आई एम फाइन, एम यहाँ पे हो गया आपका स्टेट ऑफ बीइंग वाला वर्ब। और अगर बोलना है पोजीशन वाला तो बोलोगे आई हैव अ बैट, आई हैव अ बॉल। ठीक है, जी तो सर। यहाँ हैव हैड ये पोजीशन वाला हो गया। क्लियर है अभी तक? जी सर। ठीक है, एडवर्ब में चलो। यस भी है, क्लियर। हाँ, एडवर्ब में चलते हैं। एडवर्ब होता क्या है? जैसे आपने नाउन और प्रोनाउन की विशेषता या कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए एडजेक्टिव का यूज कर रहे थे, उसी तरह एडवर्ब भी किसी का विशेषता बतलाता है। विशेषता नहीं, ये बतलाता है कि वो मतलब दूसरे हेलो की भैया। नहीं बताता है। हेलो, हेलो भैया। हाँ बोलो विकास। भैया एडजेक्टिव और वर्ब दोनों सेम, मतलब स्टेट ऑफ बीइंग, पोजीशन और तीनों सेम ही बताता है। नहीं नहीं नहीं, अभी मिक्स मत करो। देखो, स्लोली चलो, मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे सुनते जाओ। डाउट होगा मैं एक एक क्लियर करूंगा, पहले फ्लो में चलो। ठीक है, मैं एडजेक्टिव को बोला हूँ कि नाउन प्रोनाउन की विशेषता का बताता है। अब एडवर्ब बता रहा हूँ। एडवर्ब क्या करता है? एडवर्ब तीन चीज बताता है। क्या क्या बताता है? ये डिस्क्राइब करता है वर्ब के बारे में। जो एक्शन ये कर रहे हो वो कैसे कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, कब कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कितनी बार कर रहे हो। ठीक है, किस कंडीशन में कर रहे हो। जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल दिखे हुए हैं। द डॉग स्लीप्स पीसफुली, मतलब जो कुत्ता है वो सोता है बहुत शांति तरीके से। स्लीप मतलब होता है, आपको पता है, वर्ब होता है। ठीक है, तो वर्ब जो एक्शन हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है? पीसफुली। शी राइट्स शांति से। ब्यूटीफुली, शी राइट्स, वो कैसे लिखती है? ब्यूटीफुली तरीके से।
तो ये किसके बारे में, आपका एक्शन है उसके बारे में बताना है। फॉर एग्जाम्पल आप दौड़ते हो, तो आप दौड़ते हो कैसे, यू रन फास्ट। आप कैसे दौड़ते हो, फास्ट। तो यहाँ पे एडवर्ब क्या हो गया, फास्ट है, ठीक है। जैसे चाइल्ड रन्स स्लोली, तो यहाँ स्लोली क्या हो गया, हाउ, यानी कैसे। डॉग स्लीप्स लेटर, कब सोता है वो, रात के लेट सोता है, लेटर सोता है, बाद में सोता है, स्लीप्स लेट या लेटर। तो यहाँ बता रहा है कि जो एक्शन हो रहा है वो कब हो रहा है, तो लेटर यहाँ पे एडवर्ब हो गया। डॉग स्लीप्स हेयर, कहाँ सोता है, जैसे मैं बोलता हूँ आई विल गो टू इंडिया गेट, तो मैं जो जाऊंगा वो कहाँ पे जाऊंगा, इंडिया गेट। तो इंडिया गेट एक जगह है, लेकिन ये जगह क्या है, यहाँ पे बात हो रही है, ये एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। वेयर, सिमिलरली द डॉग स्लीप्स बिकॉज ही इज टायर्ड, क्यों सो रहा है, अब बिकॉज यहाँ पे एक एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है, क्योंकि वह टायर्ड है, थका हुआ है। द डॉग स्लीप्स ट्वाइस अ डे, कितनी बार सोता है वो, 2 बार सोता है दिन में। उसकी फ्रीक्वेंसी बता रहा है, उसकी कार्य होने की कितनी बार फ्रीक्वेंसी वो बता रहा है। जैसे मैं बोलता हूँ ही टेक्स बाथ ट्वाइस अ डे, ही टेक्स बाथ ट्वाइस अ डे, तो वो स्नान करता है 2 बार, यानी कि जो स्नान करने की क्रिया है, एक्शन है, वो 2 बार हो रहा है। डॉग स्लीप्स फॉर 3 आवर्स, कितने देर तक, फॉर 3 आवर्स, ये एक टाइम बता रहा है कि कोई एक्शन कितने देर तक हो रहा है। डॉग स्लीप्स इफ इट इज रेनिंग, किस कंडीशन में वो स्लीप करता है, सोता है, इट इज रेनिंग। कहीं ना कहीं जो एक्शन होना है और उसके बाद का जो वर्ड यूज किया गया है, उस एक्शन को ही डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया गया है। मतलब सर सिंपल भाषा में एडवर्ब वो चीज है जो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। यस, मैंने लिखा ही है, डिस्क्राइब वर्ब, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, कब, कहाँ, प्रॉपर कैसे, तरीके से। क्यों हुआ है वो एक्शन, ठीक है। ठीक है सर। दूसरा एडवर्ब का काम क्या है, वो एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है, कैसे, जैसे आपने सेंटेंस देखा था ही इज ओल्ड, राइट। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ ही इज टू ओल्ड, अब इसकी डिग्री बढ़ा दिया, वो उसको और पुराना वो कर दिया, बुढ़ा कर दिया। मान के चलो कि मैं बोलता हूँ कि यार विशाल, विकास, विकास इज ओल्ड, अब मैं बोलता हूँ विकास इज टू ओल्ड, ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल बाबा बन गया है या दादा बन गया, ठीक है, मतलब इतना ओल्ड हो गया वो। या मैं बोलता हूँ राम इज वेरी काइंड, मतलब राम काइंड है, काइंड मतलब वो दयालु कह सकते हो, या वो बोलने में काइंड है, ठीक है। काइंड का ये कोई स्पेसिफिक यहाँ कारण नहीं बताया गया, लेकिन मान के चलो दयालु, तो राम वो दयालु है, लेकिन अगर उसकी गति वो बढ़ानी है, डिग्री बढ़ानी है, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा वेरी काइंड, बहुत ज्यादा। राम इज स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। तो टू वेरी, ये क्या है, एक एडवर्ब है जो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है। माई कैट इज इनक्रेडिबली हैप्पी, माई कैट इज हैप्पी, ये सेंटेंस काफी था, लेकिन मैं उसकी खुशी का ठिकाना नहीं, मतलब ज्यादा बताना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा खुश है। तो एडवर्ब ये भी काम करता है कि एडजेक्टिव के डिग्री को बढ़ाता है, डिग्री मतलब उसकी लेवल को बढ़ाता है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, जी सर। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एडवर्ब का दूसरा काम, तीसरा काम क्या होता है, ये खुद को ही डिग्री बढ़ा देता है। जैसे ही इज ड्राइविंग फास्ट, फास्ट एक ऑलरेडी एडवर्ब है, देखिए यहाँ पे वेरी लगा करके और ज्यादा फास्ट हमने कर दिया। या मैं बोलता हूँ शी वॉक्ड वेरी स्लोली, शी वॉक्ड वेरी स्लोली, तो ये स्लोली यहाँ पे आपने देखा था ये एडवर्ब था, लेकिन यहाँ पे वेरी लगा करके उसकी मतलब ये खुद को ही मॉडिफाई करना या डिस्क्राइब करना, मतलब कि उसके बारे में और ज्यादा कहते हैं कि एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दिया, अतिरिक्त इंफॉर्मेशन दे दिया। सो एडवर्ब का सिंपल भाषा में समझे 3 काम होता है, वर्ब को डिस्क्राइब करना, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करना, तीसरा खुद को डिस्क्राइब करना, खुद की अपनी लेवल बढ़ा देना, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। सो डेफिनेशन अगर याद करना है, an adverb modifies a verb, an adjective and another adverb. Slowly, carefully, beautifully, quick, loudly, sadly, hardly, very, yesterday, ये सारे एडवर्ब हैं। ये बताओ एडवर्ब समझ में आया? जी सर। कोई डाउट इसमें एडवर्ब में? नहीं सर। मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता, बहुत सिंपल सिंपल में बता रहा हूँ, कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। प्लेसमेंट थोड़ी बता देता हूँ, देखो वर्ब के लिए जब बात आ रही है, एक्शन लिखा हुआ है, ये एक्शन नहीं वर्ब ही बोलना चाहिए था मुझे। तो कैसे बताता है, जैसे
अभी मैंने बताया ना, ये पहला वाला का थोड़ा सा और हाईलाइट कर देता हूँ। एडजेक्टिव के बारे में पता होगा, टू, वेरी, इनक्रेडिबली ऐसे लगा होगा, या अनदर एडवर्ब ऐसे दिखेगा। मैं थोड़ा वर्ब पे और जोड़ दे करके समझा देता हूँ कि कैसे यूज होता है। प्लेसमेंट देखो, हाउ, एक्शन जो हुआ हो कैसे हुआ है, हाउ एक्शन हैपन। जैसे आप बोल रहे हो सी राइट्स ब्यूटीफुली, यानी कि कैसे वो राइट की है, ब्यूटीफुल तरीके से। यानी जो राइट था वो वर्ब था, लिखने का काम कर रही थी, लेकिन उसने लिखा है जिस हिसाब से वो बहुत ब्यूटीफुल था। ठीक है, लिखा। ओके, वेयर एक्शन टुक प्लेस, एक्शन कहाँ पे हुआ है। जैसे मैं बोलता हूँ आई विल वेट फॉर यू आउटसाइड, कहाँ पे इंतजार करूंगा मैं, इंतजार करने का कनेक्शन मेरा आउटसाइड से है, क्योंकि मैं वहां इंतजार करूंगा आउटसाइड में। ओके, जी फिर एक्शन कब हुआ है, जैसे मैं बोलता हूँ आई विल कम टुमारो, मेरा आने का जो लेना देना है वो टुमारो से है। विल कम व्हेन, कब आऊंगा, टुमारो। तो यहाँ पे टुमारो, तो ऐसे हो सकता है कोई ओकेजन बताए, जैसे आई विल कम ऑन होली। तो होली यहाँ पे जिस हिसाब से यूज हुआ है, हालांकि ये नाउन है, बट यहाँ पे मेरा आने का जो दिन है वो होली का है, तो ये एडवर्ब के रूप में यूज हो रहा है। टुडे, टुमारो, नाउअडेज। ठीक है, ओके। जी सर। फ्रीक्वेंसी बताने के लिए, फ्रीक्वेंसी का मतलब जैसे मान के चलो आप किसी बस स्टॉप पे जाते, फ्रीक्वेंसी होता क्या है पहले ये समझा देता हूँ। किसी बस स्टॉप पे जाते हो और जो बस आपको जहाँ पे जाना है वो कितनी जल्दी से आ रही है, मतलब कि कितनी बार एक दिन में मान लीजिए 10 बार आ रही है, तो वो जितनी बार आ रही है वो फ्रीक्वेंसी है आपकी। ठीक है, 2 बार आ रही है वो बस, 1 बार आ रही है, पूरे दिन में 1 ही बार जाती है, 2 बार जाती है, 3 बार जाती है, वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो इसी तरीके से एक्शन जो हो रहा है वो कितनी फ्रीक्वेंसी से जो हो रहा है। जैसे आई ऑलवेज हेल्प यू, हेल्प करना एक मेरा एक्शन है, वर्ब है, लेकिन मैं कब कब मदद करता हूँ आपकी, मैं हमेशा मदद करता हूँ, ट्वाइस करता हूँ, रेगुलरली करता हूँ, कैसे करता हूँ। ऑलवेज यहाँ पे एक एडवर्ब है। आई नेवर आस्क एनी क्वेश्चन, जो मेरा पूछने का जो कार्य है ना, मैं कभी नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे नेवर है, जो मुझे ये बता रहा है कि मैं कितना वो काम करता हूँ। नेवर यहाँ पे एडवर्ब है। ठीक है, फिर आता है डिग्री। डिग्री जिसकी मैं बात कर रहा था कि कोई काम कितनी हेलो इंटेंसिटी। भैया। हाँ बोलो। भैया थोड़ी मेरे को ब्रेक लेनी थी, तो मैं जा सकता था कि नहीं? थोड़ी सामान घटी हुई है, घर बन रहा है, लाना जरूरी है। अच्छा अच्छा, तो कितना टाइम बचा है, ये बस खत्म होने वाला, 5 मिनट में खत्म कर देना इसको, एडवर्ब तक ही होगा आज। अच्छा ठीक है, तो फिर 5 मैं मिनट 5 मिनट 5 मिनट बस और दे दो टाइम, उसके बाद में खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो एडवर्ब, हाँ मैं आराम क्या से बता कर रहा था, लूंगा। लास्ट वाला डिग्री बताता है। ठीक। डिग्री मतलब कि 5 मिनट दे दो, 5 मिनट, डिग्री। कि कितनी इंटेंसिटी से हुआ है। जैसे वेरी, मच, टू, इनफ, एक्सट्रीमली, ये सारे हमारे एडवर्ब हैं। जैसे अमन इज वेरी ओल्ड, मैंने डिग्री के लिए यूज किया था। ही इज एक्सट्रीमली हैप्पी, इतना खुश है, बहुत खुश है, एक्सट्रीमली हैप्पी। एक्सट्रीमली यहाँ पे एक एडवर्ब के रूप में जी यूज। सर। ठीक है, अब एडवर्ब बनते कहाँ से हैं, इससे भी कुछ है। एक एडवर्ब का खुद का वर्ड होता है, जैसे वेरी, टू, सून, इन वर्ड्स, ये सारे एडवर्ब का खुद का वर्ड है, लेकिन ये बन जाते हैं हमारे एडजेक्टिव से भी। देखो एडजेक्टिव क्लेवर होता है, ब्यूटीफुल होता है, ब्यूटीफुल जैसे शी इज ब्यूटीफुल। ठीक है, शी इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है जो कि शी के बारे में बता रहा है, लेकिन इसमें एल वाई लगा के ब्यूटीफुली। अब ऐसा नहीं है कि सब में एल वाई लगता है, लेकिन एडजेक्टिव के काफी सारे वर्ड को हम इस तरीके से लिखेंगे तो एडवर्ब बनते हैं। जैसे क्लेवरली हो गया, ब्यूटीफुली हो गया, एडवर्ब बन गया। मैक्सिमम एडवर्ब्स आर फॉर्म्ड थ्रू एडजेक्टिव, ज्यादातर एडवर्ब जो आते हैं वो एडजेक्टिव से निकल के आते हैं। ठीक है, जैसे देखो ना, सी ड्राइव्स अ फास्ट कार, यानी कि ये बात हो रही है किस तरह के कार, फास्ट कार की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे लिखा है ही इज ड्राइविंग फास्ट, यहाँ पे एडजेक्टिव था, यहाँ पे एडवर्ब बन गया। दिस कोकोनट इज हार्ड, हार्ड मतलब वो कोकोनट जो है वो हार्ड है, एडजेक्टिव था, और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ही इज हिटिंग द हैमर हार्ड, जो हैमर मतलब हथौड़ी को बोलते हैं, वो हार्ड है, मतलब बहुत वो कहते हैं तेज मार रहा है, टू ब्रेक द कोकोनट। ठीक है, तो यहाँ हार्ड एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है, सेम सेम स्पेलिंग जैसा भी हो सकता है। मैक्सिमम एडवर्ब जो है एडजेक्टिव से आता है। तो ये रहे हमारे आज के टॉपिक सारे। नाउन हमने किया आज, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। आई होप कि इतने करने के बाद में आपको कुछ समझ में आया होगा, मैं ज्यादा नहीं तो 10% उम्मीद करूंगा। बताओ
आपको कोई डाउट है आप पूछ सकते हो। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी, वो एक बार दोबारा बता दीजिए प्लीज।